नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। क्लास 11 वेलकम लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप होप करता हूं कि आप सबको वो लेक्चर अच्छे से समझ आया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग रदरफोर्ड तक कर चुके थे, उसके बाद हम लोग आगे चलते थे बोहर के पास। बोहर को पढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ कुछ चीजें और करानी थी, जैसे कि डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। मतलब वो क्या सारी चीजें थी जो बोहर मॉडल तक हम लोगों को लेके गई या जिसने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हम लोगों को दिए। उस सब लेक्चर में बात करने से पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिस कर दिए थे। आइए पहले उन्हें कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का आइसोटोप्स। क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ा ही रखा है सबने, बस ठीक है, एक छोटा सा मेरे को रिवीजन देना था। आइसोटोप्स क्या होते हैं? कहते हैं आइसोटोप्स आर दी एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट की स्पीशीज होंगी। देखो यार, कहने का मतलब है आइसोटोप्स के पास सेम एटॉमिक नंबर बट क्या यार, डिफरेंट मास नंबर। कहते हैं जो आपका एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, मास नंबर है वो डिफरेंट है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आपका एलिमेंट भी सेम ही होगा। सो आई कैन से आइसोटोप्स आर द स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सेम एलिमेंट बोल दिया तो सेम एटॉमिक नंबर ही होगा बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल देता हूं आप लोगों को फटाफट। 1H1, 1H2, 1H3। ध्यान से देखना, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर 111, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है। मास नंबर ध्यान से देखना, 1, 2 और 3 नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है। क्लास 9, 10 में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आप लोगों के आइसोटोप्स के। एक आधा एग्जाम्पल और आप लोगों ने पढ़ा है, 17Cl35 और 17Cl37। याद करो, क्लास 9th में एवरेज एटॉमिक मास भी निकाला था यहां से। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप into mass of first isotope upon 100 plus percentage of second isotope into mass of second isotope upon 100 is equals to average atomic mass। याद आ रहा है? अरे यहीं से तो आप लोगों ने करा था कि Cl का जो एटॉमिक मास होता है वो एक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आता है, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट Cl अपने दो डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। याद करो, 35.5 किसी का भी मास नंबर फ्रैक्शनल में कब आता है। तो यही सारी चीजें क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार्स पर। किस पे यार? आइसोबार्स पर। आइसोबार्स ऐसी स्पीशीज होती हैं हैविंग सेम मास नंबर, having same mass number but different atomic number। having same mass number but different atomic number कहने का मतलब है जो आइसोबार्स हैं वो सेम एलिमेंट की स्पीशीज नहीं होंगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एग्जांपल दिखाता हूं, 18 आर्गन 40, ठीक है। नेक्स्ट 19 के 40 या फिर आपका 20 Ca 40। ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर सबके अलग हैं, एटॉमिक नंबर अलग हैं तो एटम के सिंबल्स भी तो अलग होंगे, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सारे, पर मास नंबर सबका बिल्कुल सेम है। ध्यान से देखो, मास नंबर सबका सेम है। ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है? आइसोबार्स। तीसरी स्पीशीज आइसोटोन्स पढ़ाने से पहले कुछ एक फॉर्मूला देख लेते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट स्पीशीज को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। क्लास 9th का ही फॉर्मूला है, दोबारा पॉलिश कराता हूं। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। ये बात तो मानते हो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
अब कुछ बच्चे यहां पर कमेंट करेंगे कि नहीं भैया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है। प्लीज अगर आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है, तो आपको इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। कब? जब मेरा एटम इज न्यूट्रल, जब मेरा एटम कैसा हो यार, न्यूट्रल हो। तो प्लीज एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका मास नंबर। यार एटम में जो आपका मास इनर्ट करते हैं, जो मास मतलब जिसकी वजह से आपके एटम में मास होता है, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आप लोगों ने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इन प्रोटॉन्स हैविंग रिलेटिव मास 1 यूनिट, हैविंग रिलेटिव चार्ज +1, न्यूट्रॉन्स रिलेटिव चार्ज 0 पर रिलेटिव मास 1 होता है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास होता है, देयरफॉर मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना यार? अब ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? Z से। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? A से। देख लो इस चीज को, ठीक है? मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करा जाता है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है? अगर मैं मास नंबर को लिखूं, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह मैं क्या लिख दूं यार? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ क्या आपका यार? न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का एक फंडा निकल कर आपके पास आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। प्लीज ध्यान देना, मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। दैट मीन्स A माइनस Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अरे आप पढ़ चुके हो ये चीज यार, सिर्फ आपको रिवाइज कराई जा रही है। ठीक है? अब थर्ड स्पीशीज पर चलते हैं, आइसोटोन्स पर। आइसोटोप्स आपने पढ़ ली, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स आप लोगों ने पढ़ लिया, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तीसरी स्पीशीज चलता हूं, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आर द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्लीज ध्यान से देखना, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है? मानते हो मेरी बात? अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका, मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हो किसी स्पीशीज का, तो उसका जो डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए। तो वो स्पीशीज कैसी कहलाई जाएगी यार? आपकी आइसोटोन्स। एक एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से देखना। C614, ठीक है? इसको इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा यार? 8। ठीक है? 7 नाइट्रोजन 15, इसको इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा यार आपका? 8। और 8 ऑक्सीजन 16, इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 8। मतलब कार्बन का C14 आइसोटोप, नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटोप और ऑक्सीजन का 16 आइसोटोप। मतलब ऐसा कार्बन जिसका मास नंबर 14 है, ऐसा नाइट्रोजन जिसका मास नंबर 15 है और ऑक्सीजन मास नंबर 16 है। ये तीनों ही स्पीशीज कैसे होंगी यार? आइसोटोन्स होंगी। कैसे पता चला? मैंने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया, अभी फॉर्मूला डिराइव करा के आया ना यार मैं आप लोगों को। तो सबके 8 8 8 हैं। तो ये सारी स्पीशीज कैसी होंगी? मेरी आइसोटोन्स होंगी। लास्ट स्पीशीज पे चलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाम ही बता रहा है यार, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम होने वाले हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखना, क्या बात बोली मैंने यार? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखना यार। ठीक है? अब एक काम करते हैं, कोई भी पीरियड उठा लेते हैं। देखो Na, चलो बीच में लिखता हूं इसको, पॉजिटिव। ठीक है? एटॉमिक नंबर तो 11 है। ठीक है?
अगर पॉजिटिव आ गया, देखो अगर नॉर्मल स्पीशीज होती तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते, एटॉमिक नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते, अगर एटम न्यूट्रल है बराबर होते। पर अब एटम न्यूट्रल नहीं है, मैंने Na पॉजिटिव करा, मतलब Na के जो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी जगह अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नियॉन 10 20, ठीक है ना, मानते हो, चलो मास नंबर नहीं लिखते। नियॉन का ध्यान से देख लो यार, नियॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे यार, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने, सिंपल न्यूट्रल स्पीशीज है ना यार, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, देख रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने 10। अब मैंने Na ना लिखकर Na पॉजिटिव लिखा ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाए, 10 आ जाए। ऐसे ही आप लोग एक स्पीशीज और लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर तो 12 है, ठीक है, 12 ही प्रोटॉन्स होंगे, 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 गायब कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कितने हो गए, 10। आप ध्यान से देखो, एक और ऐसे लिख सकते हो, एल्युमिनियम 3+, एटॉमिक नंबर 13, मतलब प्रोटॉन 13, अगर न्यूट्रल एटम होता तो इलेक्ट्रॉन भी 13, पर न्यूट्रल नहीं है, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भगा दिए, इसीलिए Al3+ की स्पीशीज। अब वापस आ जाओ, चलो फ्लोरीन, ध्यान से देखो, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, प्रोटॉन भी 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन उठा के डाल सकता था फ्लोरीन में, तो F नेगेटिव। ऐसे ही ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ध्यान से देखो 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना यार, 2 नेगेटिव का चार्ज रख लो तो इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। सिमिलरली N3-, 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, पर जब ये न्यूट्रल था फिर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से डालिए। इन सब स्पीशीज में ध्यान से देखना, इन सब स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे 10 हैं, तो ये सारी स्पीशीज ध्यान से देख लो, ये सारी की सारी स्पीशीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो कल को अगर सिंपल नीट में सवाल आ जाए, टिक मारने के लिए आ जाए, तो पागल मत हो जाना, कुछ नहीं करना। अगर आपके इलेक्ट्रॉन सेम है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और वो तभी पॉसिबल है आप एक पीरियड के लास्ट इनर्ट गैस को उठाना, ठीक है, उससे 3-4 एलिमेंट पहले और नेक्स्ट 3-4 एलिमेंट नेक्स्ट ग्रुप के, तो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ध्यान से देखो, Ne उठा लिया था, नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम था, 1 गायब कर दो, Mg में से 2 गायब कर दो, एल्युमिनियम में से 3 गायब कर दो। अब Ne से पीछे आओ पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन 1 डाल दो, ऑक्सीजन 2 डाल दो, नाइट्रोजन 3 डाल दो, तो ये सारी की सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप लोगों ने 4 चीजें सीखी, आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आगे चलते हैं कि यार हम लोगों ने जब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, तो रदरफोर्ड मॉडल हमें 9th में ही बता दिया गया था, या आप लोगों को 9th से ही पता है कि वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं था। रदरफोर्ड के बाद बहुत सारे मॉडल्स और भी आए, पर जिसमें से आप लोगों का जो मॉडल देखा गया आपके लेवल पर, वो बोहर का मॉडल था। मैं डायरेक्टली आपको बोहर नहीं पढ़ा रहा, सबसे पहले मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जिसकी वजह से रदरफोर्ड का फेलियर आया और बोहर को मदद मिली आपके आगे मॉडल को देने में। सो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लिए, जो 9 से बिल्कुल हटकर है, नया टॉपिक है। अब आप लोगों की एक्चुअल 11th का टॉपिक है, दैट इज योर डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल अगर मैं आपसे स्टार्ट करूं, तो अगर मैं रदरफोर्ड से पूछूं कि भाई हमने ये देखा, जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो हमने ये देखा हर एक एलिमेंट का एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है या एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। अब कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया ये क्या नई चीज है, लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो ये आगे टॉपिक आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी के लिए इतना समझिए कि अगर मैं एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपके एलिमेंट को स्टडी करता हूं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है, ये एक टूल है हम लोगों का। अगर मैं उसमें स्टडी करता हूं एलिमेंट की, तो एलिमेंट की ना बहुत सारी लाइंस आती हैं, ऐसे 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 लाइंस आती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के स्कूल में इसको बारकोड भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे सिमिलर टू टाइप ऑफ बारकोड लाइंस आती हैं, ठीक है। वो कैसा स्पेक्ट्रम है, एमिशन है, एब्जॉर्प्शन है, बट हाँ लाइन स्पेक्ट्रम आया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम्स आए।
तो बोहर से पूछा गया कि भाई क्यों आया, तेरे एटम में, तेरे मॉडल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो तेरा न्यूक्लियर मॉडल था जिसमें तूने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो रदरफोर्ड ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई रदरफोर्ड के बस की एक्सप्लेन करना नहीं था कि जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया उसमें ये लाइन स्पेक्ट्रम कहां से दिखाए, कुछ था ही नहीं उसके पास, क्योंकि उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पे काम करा था। ठीक है, उसके बेसिस पे उसने एक मॉडल दे दिया। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम समझने के लिए या बोहर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को ना यार लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों से लाइट की सबसे पहली थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे बात करूंगा। ठीक है, दो थ्योरीज है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि मेरे को लाइट के नेचर के बारे में चीजें बताएगी, जिसकी हेल्प से मैं आगे चलूंगा बोहर की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं थ्योरी दी किसने थी। ये हमारे मैक्सवेल चाचू ने दी थी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या बात बोली अपनी थ्योरी देते हुए, जो इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी लाइट के रिस्पेक्ट में, ये थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इन्होंने सबसे पहला पोस्टुलेट बोला कि अगर कोई भी आपका लाइट एमिटिंग सोर्स है, कोई भी आपका क्या है यार, लाइट एमिटिंग सोर्स है, ये मेरी कोई आयरन की रॉड हो सकती है, कोई हीटेड फिलामेंट हो सकता है, इनफैक्ट मेरा कोई बल्ब हो सकता है, मतलब ऐसी चीज जो मेरी लाइट एमिट करे। इन्होंने ये बात बोली कि जो ये लाइट एमिट होती है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ रेडिएशन में एमिट होगी। मतलब जो ये लाइट है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ रेडिएशन या कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वेव की तरह एमिट होगी। पहला पोस्टुलेट समझ आया? क्या होगा कि ये जो रेडिएशन है वो कैसे एमिट होगी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगी, इसको हम रेडिएशंस बोलेंगे। जो भी ये हीट एनर्जी लिबरेट करेगी या लाइट लिबरेट करेगी वो किसकी फॉर्म में होगा यार, आपका एक आपकी रेडिएशन की फॉर्म में होगी या फिर एक वेव की फॉर्म में होगी। दूसरी चीज इन्होंने बोली, कोई भी अगर वेव आ रही है, मतलब कोई भी आपकी लाइट एनर्जी या कोई भी आपकी वेव आ रही है किसी लाइट एमिटिंग सोर्स से, तो उस वेव के पास दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब उस वेव के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होंगी और इलेक्ट्रो प्रॉपर्टीज भी होंगी। ध्यान से देखना, अगर मैं एक वेव की बात करूं, प्लीज, मेरी ये एक वेव है, ठीक है ना यार। इन्होंने ये बात बोली कि जो भी मेरी वेव है यार, उसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। कौन कौन सी दोनों प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होंगी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो द वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो ये वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोजेस करेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी पोजेस करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर होंगे साइमल्टेनियसली जिस डायरेक्शन में ये वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर भी होंगे। देखो, मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वेव की, तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है ना यार, जिसकी वजह से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये दो वेव्स आपस में भी परपेंडिकुलर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर है इस वेव की, और जिस डायरेक्शन में ये प्रोसीड कर रही है, अगर मैं ये डायरेक्शन ले लूं, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोला? दैट द रेडिएशन पोजेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर ब्लू वाली मेरी कौन सी फील्ड है यार? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं ग्रीन वाली बात करूं तो ये क्या है मेरी यार? मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने ये बात बोली कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड्स आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी। दूसरी चीज, जिस डायरेक्शन में ये प्रोपगेट कर रही हैं उसके भी, मतलब उससे भी, ये उस डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होगी। ध्यान से देखो, ये इस एक्सिस, ये दोनों फील्ड इस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और आपस में भी परपेंडिकुलर है। तीसरा पोस्टुलेट या तीसरी चीज जो इन्होंने बोली वो ये बोली
कि यार ये जो रेडिएशन है, क्या ये जो रेडिएशन है, इनकी जो स्पीड है, इनकी जो वेलोसिटी है, वो बिल्कुल सेम है जो आपकी लाइट की वेलोसिटी है, विच इज नियरली इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ये रेडिएशंस हैं वो प्रोपगेट करेंगी लाइट की वेलोसिटी से, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। कि जो भैया आपकी वेलोसिटी है, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी ऑफ, तीसरा पोस्टुलेट था, ये दूसरा पोस्टुलेट था, तीसरा पोस्टुलेट क्या था, दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस is equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, which is nearly equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, जो कि आपकी लाइट की वेलोसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बात बोली कि ये जितनी भी रेडिएशन है, ये जितनी भी रेडिएशन है, इनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। जैसे कि आपके पास जो जितनी लाइट वेव्स आती हैं, जितनी यूवी वेव्स आती हैं, या जितनी आपकी रेडियो वेव्स हैं, ये सारी की सारी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल होने के लिए, वो सारी की सारी कैसी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हीं सब पोस्टुलेट्स की वजह से इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोला गया। और इन्होंने अपनी थ्योरी में जो प्राइम पॉइंट रखा वो यही था कि जो आपकी लाइट है वो एक वेव नेचर पोजेस करेगी, हैविंग सच कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी 4 मैंने पोस्टुलेट्स बताए। क्या क्या पोस्टुलेट्स है? सबसे पहले कि कोई भी लाइट एमिटिंग सोर्स हो, उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलेगी वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म की वेव में निकलेगी, रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी। उस रेडिएशन के पास दोनों चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे और जिस डायरेक्शन में ये वेव प्रोपेगेट कर रही है उससे भी परपेंडिकुलर होगी। तीसरी, वेलोसिटी किसके बराबर होगी इसकी, लाइट की, मतलब ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो लाइट की वेलोसिटी से प्रोपेगेट करेंगी। चौथी चीज, इन वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। ऐसी वेव्स को क्या कहा गया, मैक्सवेल चाचू ने ऐसी वेव्स को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और अपनी जो ये थ्योरी रखी उसको रखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मतलब इन्होंने लाइट का सबसे पहला नेचर, जो कैसा नेचर था, वेव नेचर को एक्सप्लेन करा, सिर्फ वेव नेचर को एक्सप्लेन करा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं कि अगर ये वेव्स हैं, ठीक है, कैसी वेव्स हैं यार, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, मतलब ट्रफ और क्रस्ट होगा, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं जिनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपेगेट करने के लिए, तो इनकी अपनी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। चलिए आइए उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे दोबारा नजर डालते हैं और एक दो नई कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को देते हैं। अगर मैं सिंपल एक वेव बनाऊं, ठीक है ना यार, ये मेरी वेव है, मान लो दिस इज माई ट्रफ एंड दिस इज माई क्रस्ट, दिस इज माई ट्रफ एंड दिस इज माई क्रस्ट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज योर लैम्डा। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इज योर लैम्डा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, वेव लेंथ। वेवलेंथ क्या होती है यार मेरी, प्लीज। Wavelength is defined as the distance between two consecutive trough, or it may be defined as the distance between two consecutive crust. ठीक है, ये भी लैम्डा है, ये भी आपका प्लीज लैम्डा है। मतलब यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है यार, लैम्डा है। यहां सेंटर से सेंटर मार्क करा, दिस इज योर लैम्डा। लैम्डा बोले तो ये क्या है आपकी यार, वेव लेंथ। नेक्स्ट चीज चलता हूं, ठीक है ना, नेक्स्ट चीज चलता हूं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। भैया एक वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से क्या कहलाई जाती है, एम्पलीट्यूड। या जो मैं बोलूं हाइट होती है आपकी ट्रफ की या हाइट होती है आपके क्रस्ट की, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तीसरी चीज चलता हूं, वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट करा जाता है इनके केसेस में, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय c, एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा।
वेलोसिटी क्या होती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितने मीटर्स एक वेव ने ट्रेवल करा पर यूनिट ऑफ टाइम, पर सेकेंड में, तो दैट इज योर वेलोसिटी। अब चौथी चीज चलते हैं, फ्रीक्वेंसी। चौथी चीज जो आपकी, देखो पहला मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, वेवलेंथ, दूसरा मैंने पढ़ाया यार आप लोगों को एम्पलीट्यूड, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा यार वेलोसिटी, सी को क्या कहा जाता है यार इसमें, वेलोसिटी, ए को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। जो चौथी चीज मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाना चाहता हूं इस वेव की, वो है यार आप लोगों की फ्रीक्वेंसी। आधे लोगों को पता है यार फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, या मैं बोलूं एक सेकंड में मेरी कितनी वेव्स फॉर्म हुई है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। अगर 50 वेव्स फॉर्म हुई एक सेकंड में तो 50 हर्ट्ज, 40 वेव्स फॉर्म हुई तो 40 हर्ट्ज, मतलब जितनी कंप्लीट साइकिल एक सेकंड में होंगी, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है सेकेंड इनवर्स, या मैं बोलूं हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स फॉर्मिंग या ऑसिलेटिंग इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर न्यू, प्लीज ध्यान से देखना, दिस इज योर न्यू, देख लो, दिस इज योर न्यू, न्यू, इटैलिक वी, टेढ़ा वी, तुम जो मर्जी बोल रहे हो यार इसको, दिस इज योर न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ाता हूं जो आप लोगों के लिए नई कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज योर वेव नंबर। हटा दो यहाँ प्लीज इस सबको, चलो नेक्स्ट देखो। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ ली, एक कैरेक्टरिस्टिक आप लोग और पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, जो 5वीं कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज योर वेव नंबर, दैट इज वी बार, दैट इज वी बार बोलो, न्यू बार बोल लो, फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, वेव नंबर, ठीक है। एक्चुअल में न्यू बार होता है वेव नंबर। अब वेव नंबर की कहानी क्या है, कहते हैं अगर आप 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, उसमें कितनी वेव्स बनी है, यहां कितनी बनी यार, 1 2, यहां से देखो ना, 1 2 3 और यहां से 4 वेव्स बनी यार, 4 ट्रफ आए और 4 ही क्रस्ट आए ना, टोटल 4 वेव्स ही बनी। तो 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स बनती हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव्स बनती हैं, दैट इज योर वेव नंबर। मतलब वेव नंबर को मैं बोल सकता हूं 1/लैम्डा, ठीक है। अगर लैम्डा सेंटीमीटर में सॉरी, अगर लैम्डा सेंटीमीटर में है तो वेव नंबर की जो यूनिट है वो क्या हो गई यार आपकी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से आप लोगों को पता चला वेव नंबर इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ योर वेवलेंथ। आपकी जो वेवलेंथ की यूनिट है प्लीज वो बहुत छोटी यूनिट्स में लेके जाती है, जैसे आपकी नैनोमीटर, पिकोमीटर या ऑंगस्ट्रॉम। जितनों को रिलेशन नहीं आता वो ध्यान से देख लो, 1 आंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर या 1 फेरीमीटर, ठीक है ना प्लीज। 1 आंगस्ट्रॉम इज 10 raised to the power 10 मीटर, नैनो इज 10 raised to the power 9, पिको इज 10 raised to the power 12 एंड 1 फेरीमीटर इस जो फेरोमीटर आप बोलते हो दैट इज 10 raised to the power -15। ध्यान से देख लो प्लीज, इसे काम आने वाली है ये कन्वर्जन्स। मैं फिर बात कर रहा हूं कि जो आपकी वेवलेंथ है वो किस में रिप्रेजेंट होती है यार, आप लोगों की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी यूनिट्स में रिप्रेजेंट होती है। आई होप मैंने पांचों की पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को क्लियर कर दी होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं 3 चीजों में रिलेशन, ठीक है। यहां से सीबीएसई में एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस किस के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। सी क्या है, मेरी वेलोसिटी, और ये क्या है, मेरा लैम्डा। हम इन तीनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से रिलेशन निकालने जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम लोगों ने एक वेव पढ़ी, वेव की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन निकल कर आता है। मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं सिंपल ट्रिक से इसको डिराइव कराने की कोशिश करता हूं। तो क्या हेडिंग है आपकी, रिलेशनशिप बिटवीन
फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। ठीक है ना यार, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा चलो, रटवाने से पहले मुझे सिंपल बताओ, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो मानोगे जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना यार। स्पीड हो गई आपकी, जो वेलोसिटी हो गई वो सी से रिप्रेजेंट होती है एक वेव की। डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होता है यार आप लोगों का? लैम्डा से। ठीक है, और टाइम को मैं 1/t ही लिख देता हूं। टाइम इज 1/t, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, याद देखो 1 टाइम पीरियड क्या लिखा जा सकता है मेरा? सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी। अरे इनवर्स ऑफ टाइम 1 टाइम पीरियड क्या लिखा जा सकता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहां से रिलेशन क्या निकला? C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। C is equals to nu lambda, that the speed of the light is equal to the product of product of your frequency and your wavelength। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और frequency is equals to C by lambda। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही बात है। यहां से एक चीज पता चल गई, ये आपकी कांस्टेंट है, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्स ऑफ योर वेवलेंथ। कहने का मतलब है जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, मतलब जो वेव जितनी ज्यादा प्रोपोगेट करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। तो यहां से आप लोगों को रिलेशन निकल कर आया, और मैंने आप लोगों को यह भी समझा दिया दैट वी न्यू, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्स ऑफ योर वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा। ठीक है ना यार, अब आगे चले। अब नेक्स्ट है आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब जितनी भी मेरी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैंने उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाएगी। तो मैंने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर वेवलेंथ। एग्जैक्ट डाटा मैं आप लोगों को नहीं रटवाना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक सीरीज दिखाना चाहता हूं कि कौन सी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो प्लीज हम लोग अब किस पे बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या? अरेंजमेंट है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अरेंजमेंट है। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है? मेरा अरेंजमेंट है, जिसमें मैंने डिफरेंट वेव्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगाया है। तो जो सबसे छोटी वेवलेंथ है, या मैं बोलूं जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इनवर्स रिलेशन है ना यार, जो सबसे छोटी वेवलेंथ है या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पोजेस करती है, दैट इज योर कॉस्मिक रेज। सबसे ज्यादा आपकी कॉस्मिक रेज होती है। फिर जिसकी इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसके बाद जिसकी वेवलेंथ होती है दैट इज योर गामा रेज। कौन सी रेज यार? गामा रेज। गामा रेज के बाद आपकी कौन सी रेज आती है यार? एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज के बाद जो आपकी रेज आती है दैट इज योर अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। यूवी रेज के बाद आपकी जो लाइट रेज आती है सिंपल, दैट इज योर लाइट रेज। ठीक है, विजिबल, जिसको आप विजिबल रीजन की लाइट बोलते हो, विजिबल। मैं सारी लाइट ही होती है, मैं इसको विजिबल बोल देता हूं। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है विजिबल भी स्प्लिट होता है किसमें? विबग्योर में। और बहुत अच्छे से पता है रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड इस साइड आएगा, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लगा रहा हूं। तो यहां से वी वॉयलेट, और यहां से मेरा क्या आ जाएगा यार? आपका ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद आपका रेड। ठीक है ना यार, VIB, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं GYOR। ठीक है ना यार, तो विबग्योर ऐसे आता है इसमें। अगर मैं इस विजिबल को भी और स्प्लिट कर दूं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं फिर बता देता हूं, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में चल रहा हूं, या अगर मैं ऐसे आता हूं, वापस आता हूं, वापस, तो मैं किस में आ रहा हूं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। और हमें बहुत अच्छे से पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ योर वेव। ठीक है, आगे चलें यार।
विजिबल के बाद अगर मैं लिखूं, ठीक है ना यार, तो विजिबल के बाद रेड खत्म हुआ, तो रेड के बाद जो नेक्स्ट होगी दैट इज योर इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड के बाद जो आपकी रेज आती हैं दैट इज योर माइक्रोवेव्स। ठीक है, जो माइक्रो रेज आपकी माइक्रोवेव्स में यूज होती है ना, माइक्रोवेव्स में जो रेज होती है वही वाली रेज। और लास्ट में जो आती है जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ हो या सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो दैट इज योर रेडियो वेव्स। ठीक है ना यार, तो प्लीज आप लोगों को मैंने ये स्पेक्ट्रम की सीरीज समझाई मैंने, ठीक है, डेटा नहीं लिखा इसके नीचे, डेटा मैं आप लोगों को वैसे ही फॉरवर्ड कर दूंगा, एक छोटा सा चार्ट है, थोड़ा थोड़ा याद करने वाला पार्ट है। तो प्लीज पहले ये चीज समझना, स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लगाते हैं। जो आपकी सबसे एक्सट्रीम एंड पे स्टार्टिंग में होती है इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, या मैं बोलूं लोएस्ट वेवलेंथ। अब इसकी बात करूं तो इसकी क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ। तभी तो इसको आप लोग सेल्यूलर नेटवर्क में इसको यूज करते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो और आपकी जो वेवलेंथ है मतलब ये बहुत दूर तक प्रोपोगेट कर सके, हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इतनी चीज समझ आई यार आप लोगों को। अब इस टॉपिक से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी किस पे बनते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा पे या सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा पे। पहला न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, इस पे। दूसरा न्यूमेरिकल स्पेक्ट्रम की सीरीज पूछ लेगा, कौन किसके बाद आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से वो बहुत कुछ नहीं पूछता, ठीक है। पोस्टुलेट्स आपको थोड़े बहुत अपने माइंड में रखने हैं, पोस्टुलेट्स लिखने को सीबीएसई में नहीं आते। अब लास्ट चीज देखी गई कि कुछ कुछ ऐसी टर्म्स थी लाइट की, जैसे कि आपकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो कि इस थ्योरी ने तो समझा दी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या मैं बोलूं जो लाइट का वेव नेचर मैक्सवेल चाचू ने समझाया, उसने आपकी लाइट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो समझा दी, जैसे डिफ्रैक्शन समझा दी, या इंटरफेरेंस में बोलो मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज तो समझा दी जिसमें वेव नेचर इन्वॉल्व हो रहा है। बट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की वो समझा ही नहीं पाया। मतलब इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स निकले। तो सबसे पहले जो चीज ये नहीं समझा पाया, ये जो सबसे पहले इसका ड्रॉबैक निकला, दैट वाज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि आप वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज, आप वेव नेचर से ही BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तीसरी चीज, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ना लाइट की, वो सारी चीजें, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद रिलेटेबल टू टेम्परेचर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आप लोग नहीं समझा सकते वेव नेचर से। चौथी चीज, आप लोग लाइन स्पेक्ट्रम वेव नेचर से नहीं समझा सकते। अगर मैं लाइन स्पेक्ट्रम बनाऊं हाइड्रोजन का, तो वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा। इन सारी चीजों को, ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी दी, दैट वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और आधे लोग शायद समझ गए होंगे ये थ्योरी पार्टिकल नेचर पे बेस्ड थी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि यार BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और वेव नेचर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसको पढ़ने के बाद हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे कि प्लैंक्स चाचू ने क्या क्या हमसे बात करी, ठीक है, उनका कांस्टेंट H, प्लैंक्स कांस्टेंट डिराइव करेंगे। और प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम, इन सब चीजों को कैसे एक्सप्लेन करा। आई होप आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सारी की सारी उसके पोस्टुलेट्स, उसका वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसके ड्रॉबैक्स आप लोगों को क्लियर होंगे। प्लीज साथ साथ नोट करते जाया करो, जो भी डाउट हो। लाइव प्रीमियर हो है तो लाइव प्रीमियर में साथ साथ पूछ लो, नहीं जिन लोगों को निकल कर आते डाउट्स उस समय बाद में दोबारा वीडियो देखो, दोबारा नोट्स बनाओ, दोबारा उस चीज को पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, मेल एड्रेस मिलेगा, मेरा ऑफिशियल नंबर मिलेगा, वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आप अपने एंजॉय कीजिए इस क्वारंटाइन को, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, घर रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।